एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कोशिका का। आज हम यह हमारा पहली पाँचवीं क्लास है जीव विज्ञान के एमसीक्यूज की, तथा आज इस पाँचवीं क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है कोशिका का, इससे जुड़े हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे है 100% सही। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आप हमारा है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कब, आपको बताना है। मतलब किसमें जो सौर ऊर्जा होती है वह एटीपी में बदल जाती है। तो सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में, आप ध्यान दीजिएगा, जो सौर ऊर्जा होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, वो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो सौर ऊर्जा आपकी होती है वह क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदल जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तथा यह जो क्लोरोप्लास्ट है यह एक पादप कोशिकांग होता है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है यह एक पादप कोशिकांग होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप हमारा है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या आपको बतानी है। तो टोटल मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र आपके मिलते हैं, यानी कि आपके टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर जोड़ आप पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 23, और टोटल संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में। तो यहाँ पे जोड़ा पूछा गया तो 23 जोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आप हमारा है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन। क्या होता है, जीवों में जो अत्यधिक विविधता का कारण माना जाता है वो माना जाता है उत्परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। उत्परिवर्तन के कारण जो है जीवों में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है, तो इसमें से जो छिपकली होती है उसमें आपको लिंग गुणसूत्र देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, और जो इसमें से छिपकली है उसमें लिंग गुणसूत्र देखने को नहीं मिलेगा। इनमें जो लिंग का निर्धारण होता है वह पर्यावरणीय ताप से होता है। किससे होता है, तो छिपकली में जो होता है लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो पर्यावरणीय ताप से जो है इनमें लिंग का निर्धारण होता है छिपकलियों में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसी कारण से इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, आपको बताना है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति से। आप इसे ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिका और पादप कोशिका जो होती है वह जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है, तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में जो है इसकी कोशिका में जो है कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती है, जिस कारण से ये पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जंतु कोशिका में इसमें से क्या अनुपस्थित होता है, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है आपकी जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो होता है आपका सेलुलोज की कोशिका भित्ति या जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है हम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है
कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्लाज्मा झिल्ली जो है किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली आपकी प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। ए और बी आपका बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पे आपका ए और क्या सही है? ए और सी सही है। ए और सी यहाँ पे होना चाहिए था। ए और सी, प्रोटीन और लिपिड, इन दोनों से मिलकर बनी होती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है या प्रोटीन और लिपिड, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप हमारा है, मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो तिल्ली में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मानव शरीर का जो तिल्ली वाला पार्ट होता है, यहीं पे लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, तिल्ली। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो कोशिका का सुसाइडल जो बैग है, हम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को जो है कोशिका का सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि कोशिका की जो आत्मघाती थैली है, जो सुसाइडल बैग है, किसे हम कहते हैं? तो लाइसोसोम को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोशिका की जो खोज है सर्वप्रथम बार 1665 में किसने की थी? तो 1665 में कोशिका की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज की थी। तथा कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, और हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो केंद्रक की जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी कब? तो 1831 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे 1800 आपका 31 होना चाहिए था। तो 1831 में केंद्रक की जो खोज है वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। आपको दोनों याद रखना है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था, कोशिका की जो खोज थी आपकी की गई थी कब? 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। तथा केंद्रक की खोज 1831 में की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है कोशिका के अणुओं का जो ट्रैफिक कंट्रोलर हम किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोशिका के अणुओं का जो ट्रैफिक कंट्रोलर है हम किसे कहते हैं? तो कोशिका के अणुओं का जो ट्रैफिक कंट्रोलर है हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गाल्जी काय को। गाल्जी काय को जो है कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गाल्जी काय। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोशिका की अचल संपत्ति हम किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को जो है कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। न्यूक्लिक अम्ल को जो है कोशिका की जो है हम अचल संपत्ति कहते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के कारण कौन सा रोग होता है? आपको बताना है। तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो कैंसर होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के कारण जो है कैंसर नामक बीमारी होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक चीज प्रश्न यहाँ पे छूट गया है, डीएनए की खोज कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। डीएनए की जो खोज है द्विकुंडलित
संरचना जो है इसको जो प्रस्तुत है किसके द्वारा किया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, उसको प्रस्तुत किया था जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। ये नाम इंपॉर्टेंट है, जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है मिलकर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण 1962 में इन दोनों को, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा आपको बता दूं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कोशिका से जुड़े प्रश्न बन सकते थे, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते थे, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका अगला भाग, इसका अगला लेक्चर जो हमारा है होगा अनुवांशिकता का, यानी कि अनुवांशिकता अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। आनुवंशिकता से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।